नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी 2021 कॉमर्स विषय की एक्सपेक्टेड आंसर की। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अनार्जित आय को माना जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, दायित्व अर्थात लाइबिलिटी। दूसरा प्रश्न है, क्रमबद्ध समंकमाला के केंद्रीय मूल्य को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन माध्य का अर्थात मीडियन बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, भुगतान न किए गए रोकड़ शेष के मूल्य पर। चौथा प्रश्न है, मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बेहद कम मूल्य निर्धारण। पांचवा प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5%। छठा प्रश्न है, एक संपत्ति रुपए 5 लाख में खरीदी गई है तथा 1 लाख रुपए का भुगतान सुपुर्दगी पर किया गया है और 4 लाख रुपए के वित्त स्वीकार किए गए हैं। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति और दायित्व पक्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 5 लाख रुपए की हमने एक संपत्ति खरीदी है, 1 लाख रुपए हमने नगद भुगतान कर दिया है, अर्थात हमारी एसेट्स रह गई है 4 लाख की और 4 लाख रुपए के ही हमने बिल स्वीकार किए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संपत्ति रुपए 4 लाख से बड़ी है तथा दायित्व 4 लाख रुपए से बड़े हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्राय 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतरिम अंकेक्षण, जिसको अंग्रेजी में इंटरिम ऑडिट कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है बी, वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमारा जो डी वाला कथन है वह सही नहीं है। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो देखिए अंश हरण की राशि को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, अपितु कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर है सी, जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना। 11वां प्रश्न है, निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, व्यापारिक बैंकों द्वारा। 12वां प्रश्न है, अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 2 संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। 13वां प्रश्न है, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से 1.5 लाख रुपए में खरीदी, यह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एक लेन देन, ए ट्रांजैक्शन। 14वां प्रश्न है, तलपट प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, स्थायी संपत्तियों पर हिरास एक उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आयगत व्यय का अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। 16वां प्रश्न है, कंपनी ने 20,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आयगत व्यय के रूप में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी रकम खर्च नहीं की गई है। जब कंपनी की बिल्डिंग पहली बार बनती है और उसकी रंगाई पुताई में पैसा खर्च होता है तो वह पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है। 17वां प्रश्न है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। तो देखिए मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए। मुझे इस प्रश्न पर थोड़ा सा डाउट है। यदि आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी आंसर बताए गए हैं यह एक्सपेक्टेड आंसर हैं, वास्तविक आंसरों में कुछ भिन्नता हो सकती है। तो यदि आपको लगता है कि हमने जो उत्तर यहाँ पर बताए हैं उनमें से कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न संख्या के साथ में सही उत्तर लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है माल के समस्त उधार क्रयों को, अर्थात क्रय बही में केवल उधार माल के क्रय का लेखा किया जाता है
19वां प्रश्न है आहरण खाता है। आहरण खाते को अंग्रेजी में ड्राइंग कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बी, व्यक्तिगत खाता अर्थात पर्सनल अकाउंट। 20वां प्रश्न है साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1, लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। 21वां प्रश्न है विज्ञापन का मूल उद्देश्य है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी जानकारी देना, समझाना, याद दिलाना, ऑल ऑफ द अबव। 22वां प्रश्न है लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित लेन देनों के प्राधिकार तथा प्रामाणिकता का सत्यापन कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रमाणन, जिसको अंग्रेजी में वाउचिंग कहा जाता है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से चौथा कथन सही नहीं है। ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। 24वां प्रश्न है अंकेक्षण अनिवार्य है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है बी, संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज। 25वां प्रश्न है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया है। 26वां प्रश्न है जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाई वस्तु में परिवर्तन बटे एक्स वस्तु में परिवर्तन, चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कमोडिटी। 27वां प्रश्न है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। परिमाणात्मक तकनीक को अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव मेथड कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, साख की सीमा का निर्धारण, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की परिपाटी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, उपार्जन लेखांकन की परिपाटी, यह लेखांकन की परिपाटी नहीं है। बाकी जो तीनों दी गई हैं ये सभी लेखांकन की परिपाटियाँ हैं। 29वां प्रश्न है प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उत्तरदायी अधिकारी के रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। 30वां प्रश्न है पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई है, यह त्रुटि है। तो देखिए यह एक सैद्धांतिक त्रुटि है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। 31वां प्रश्न है एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुआ खर्च कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर। 32वां प्रश्न है उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए 32वें प्रश्न का सही उत्तर है प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में अर्थात रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। 33वां प्रश्न है अविदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अयाचित पूंजी जिसको अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। 34वां प्रश्न है लाभानी खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्राविधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सूत्र है वह भी सही है और जो तीसरा सूत्र है वह भी सही है। अब देखना यह है कि आयोग द्वारा किस विकल्प को सही माना जाता है। 35वां प्रश्न है किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर है औपचारिक संगठन में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 36वां प्रश्न है विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है, सेकंड प्लेस है। होथोन परीक्षण किसके द्वारा किए गए थे, 37वां प्रश्न है। तो यहाँ पर जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा होथोन परीक्षण किए गए थे। 38वां प्रश्न है नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है विक्रय बही, क्योंकि विक्रय बही उधार विक्रय से संबंधित होती है, सेल्स बुक।
39वां प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है। यह अधिकार किराया क्रय पद्धति में होता है, किस्त भुगतान पद्धति में नहीं होता है। 40वां प्रश्न है, रेपो दर से तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर है ए, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। 41वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। 42वां प्रश्न है, तो देखिए 42वें प्रश्न में एक श्रृंखला दी हुई है, उपरोक्त श्रेणी का बहुलक 48.6 है तो अज्ञात आवृत्ति होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 26। 43वां प्रश्न है, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, द्विपहलू अवधारणा पर, ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। 44वां प्रश्न है, कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह, देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है इसमें थोड़ा सा संशय है। आपके अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए, उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। 45वां प्रश्न है, पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अधिकार शुल्क संचिति खाता, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। देखिए पट्टादाता को लैंडलॉर्ड कहा जाता है, लीजर। 46वां प्रश्न है, फ्रैंको बीजक में सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्रेता के घर तक माल पहुँचाने की कुल लागत। 47वां प्रश्न है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, साझेदारों के पूंजी खाते में। 48वां प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नगद लेन देनों को दिखाया जाता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, अर्थात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। 49वां प्रश्न है, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं। सी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तथा 6,000 रुपये की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद देता है। यहाँ ए व के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा। यदि नया अनुपात 5:3:2 हो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्याग अनुपात ज्ञात किया जाएगा। त्याग अनुपात इस प्रश्न में 1:1 होगा, तो यहाँ पर बराबर बराबर प्रीमियम बांट लिया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 50वां प्रश्न है, दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण कहलाता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋणात्मक अभिप्रेरण अर्थात नेगेटिव मोटिवेशन। 51वां प्रश्न है, पदों के विचलन का माप होता है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपकिरण जिसको डिस्पर्सन कहा जाता है। 52वां प्रश्न है, मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे अनुसार सी होना चाहिए, विक्रय कला अर्थात सेल्समैनशिप। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्णयन व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है। 54वां प्रश्न है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लाभ हानि खाते में अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 55वां प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नाम मात्र का लेन देन अर्थात नॉमिनल ट्रांजैक्शन। 56वां प्रश्न है, बहुत से गैर व्यापारी वर्गों के साथ समंक को तालिका के रूप में संक्षिप्ति एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित है? तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ए, आवृत्ति वितरण अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 57वां प्रश्न है, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना। 58वां प्रश्न है, खाता वही एक पुस्तक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतिम प्रविष्टि की। 59वां प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए? तो देखिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60वां प्रश्न है, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विक्रय की गई पुस्तकों के
कुल विक्रय मूल्य पर। 61वां प्रश्न है प्रबंधन का सार है। तो देखिए जब हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, और जब हम इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमें बिल्कुल सही नज़र आता है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग। 62वां प्रश्न है नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं है कि कितनी होनी चाहिए। साझेदारों की पूंजी पारस्परिक सहमति के अनुसार होनी चाहिए। साझेदार चाहें तो नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में भी पूंजी को रख सकते हैं। 63वां प्रश्न है सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। अंशों की बकाया राशि को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है, और कॉल्स इन एरियर पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64वां प्रश्न है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी निक्षेपी व निक्षेप ग्रहीता अर्थात बेलर और बेली का। 65वां प्रश्न है निर्णय प्रक्रिया है एक। तो देखिए अंग्रेजी में इसको देखें तो डिसीजन मेकिंग इज ए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन प्रोसेस बिल्कुल सही है। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस होता है। देखिए इस वीडियो में हमने 65 प्रश्न कवर किए हैं। शेष जो प्रश्न हैं वो हम अगले भाग में लेकर आएंगे। जैसे ही उस भाग को हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा उसका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप उस भाग को भी देख सकेंगे। तो देखिए इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे आंसर एक्सपेक्टेड हैं, वास्तविक आंसर नहीं है। इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।